हेलो एवरीवन, आप सभी का कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बंटी सिंह कनावत, मेरे विज्ञान की क्लास में। और आज हम 10th क्लास का विज्ञान का बायोलॉजी पोर्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने 2 क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज हमारी बायोलॉजी की तीसरी क्लास है, जिसमें हम इसी चैप्टर के बायोलॉजी के जैव प्रक्रम चैप्टर के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चनों की चर्चा हम आपसे पिछली क्लासों में कर चुके हैं, तो जिनको वीडियो शुरुआत से देखना है, सारे क्वेश्चनों को शुरू से डिस्कस करना है, तो वो इससे पहले अपलोड वीडियो को जाकर देख सकता है। उसके सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। आज हम तीसरी क्लास में आगे के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्लास को कंप्लीट किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बात करें पहले, तो यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि जी हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। इसी प्रोटीन की यदि शरीर में कमी हो जाए तो हमारे जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, या हम कहें कि हमारे शरीर में गैसों का परिवहन सही से नहीं हो पाता है। और जब गैसों का परिवहन सही से नहीं होगा तो हमारे शरीर की कोशिकाएं सही से काम नहीं करेंगी, और जब कोशिकाएं सही से काम नहीं करेंगी तो हमारा शरीर भी सही से काम नहीं करेगा। तो यदि हमारे शरीर में इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जिसकी वजह से हमारी शरीर को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि श्वसन के फलस्वरूप हमें हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है भाई, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, Hb। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और इस ऑक्सीजन का रक्त के द्वारा परिवहन करता है। उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, और कोशिकाओं में पहुंचकर इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का क्या होता है, पाचन होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ दिया जाता है, जिससे हमें एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। यही है हमारे शरीर की ऊर्जा, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो बात करें क्वेश्चन की, श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाएगा तथा कोशिकाओं को ऊर्जा कम मिलेगी, तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पौधों में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया किन भागों में संपन्न होती है, और पौधों में रंध्रों का या स्टोमेटा का महत्व बताइए। भाई 2 क्वेश्चन है यहाँ से। सबसे पहले हमें पौधों में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया किन भागों में संपन्न होती है। जिस तरीके से मानव के शरीर में फेफड़ों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, या जिन्हें हम कहेंगे रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। भाई ये स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे हमें, ये स्टोमेटा हमें पत्तियों की सतह पर मिलेंगे। जब पत्तियों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा तो उन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा।
और इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का क्या होता है, पेड़ पौधों में आदान प्रदान होता है। जैसे कि पेड़ पौधों को चाहिए भाई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो इन गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये कहाँ से होके छोड़ेंगे, तो ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। उनके माध्यम से पेड़ पौधों में किसका परिवहन होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रंध्र बोले तो स्टोमेटा द्वारा होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2 का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। यस, ठीक है। अगला भाग था इसका क्वेश्चन का कि पौधों में इन स्टोमेटा का महत्व क्या है। तो भाई दोनों के दोनों महत्व पहले वाले क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो गए कि ये गैसों के आदान प्रदान में क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपन्न होती है। भाई आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का बाष्प बन के बाहर उड़ना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के इन्हीं छिद्रों से, जिनको हम स्टोमेटा कह रहे हैं, उन्हीं से बाष्प के रूप में पानी छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये गर्मियों के समय पर बहुत ज़्यादा होगा और सर्दियों में बहुत कम होगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली घटना है। तो ये दो महत्व इनके पेड़ पौधों के अंदर है कि इनके द्वारा पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान की क्रिया संपन्न होती है और इनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपन्न होती है। क्लियर क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान की क्रिया किन भागों में संपन्न होती है और पौधों में रंध्रों या स्टोमेटा का महत्व लिखिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया था कि मनुष्य के अंदर भाई गैसों का परिवहन करने के लिए, गैसें मेन रूप से मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनका परिवहन हमें करना होता है। कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होने वाले श्वसन के फलस्वरूप निर्मित होती है, जिसको हमें शरीर से क्या निकालना होता है, बाहर निकालना होता है। और श्वसन की क्रिया कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन हम वातावरण से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर निर्मित होती है। इसको हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो यही है गैसों का परिवहन। क्या ऐसे कौन से अंग हैं जिसके माध्यम से हम इन गैसों को शरीर से क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इन गैसों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे कि फेफड़े। फेफड़ों के माध्यम से इन गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है। तो मनुष्य में बात करें, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, इन दोनों गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है भाई। और ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर पहुंचेगी और फेफड़े उस ऑक्सीजन को ब्लड में, रक्त में मिला देंगे। रक्त में पाई जाती है क्या, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा भाई हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से बहते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, कोशिका में पहुंच जाएगा। और कोशिका के अंदर वापस से फिर उत्पन्न हो रही है क्या, CO2। इस CO2 को फिर से वापस हीमोग्लोबिन लेके आएगा, रक्त में मिलाएगा, रक्त से फिर कहाँ छोड़ देगा भाई, फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर फिर से छोड़ देगा और फेफड़ों के माध्यम से हम श्वास नली के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो बात करते हैं दोबारा से कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी इन दोनों गैसों का परिवहन हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर या बंधकर होता है, जिसको हमने बनाया क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर में विलय अवस्था में होता है भाई। विलय अवस्था में रुधिर में आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, घुल जाती है। और घुलित अवस्था में जो फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से फिर शरीर के द्वारा, श्वसन नली के द्वारा क्या कर दी जाती है,
बाहर कर दी जाती है। इस तरीके से मनुष्य के शरीर में गैसों का परिवहन कंप्लीट होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है हमारा क्या कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। मतलब श्वसन की प्रक्रिया जल में रहने वाले जीव जंतु भी कर रहे हैं और श्वसन की प्रक्रिया स्थल पर रहने वाले जीव जंतु भी कर रहे हैं। भाई जल में रहने वाले जीव जंतु जल से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और स्थल पर रहने वाले जीव जंतु स्थल पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। तो स्थल पर जमीन पर कितने परसेंट, पृथ्वी पर कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है भाई? 21% ऑक्सीजन। इस 21% ऑक्सीजन में से स्थलीय जीव जंतु ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जल में रहने वाले जंतुओं को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी भाई? तुझे मिलेगी उनको पानी में घुलित अवस्था में जो ऑक्सीजन पाई जाती है। जल का सूत्र क्या होता है भाई? H2O। तो H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इस ऑक्सीजन को जल में रहने वाले जीव जंतु ग्रहण करेंगे, जैसे कि मछलियां और भी जल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में जल में रहने वाले जीव जंतु की अपेक्षा स्थल पर रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। तो मतलब बात ये हुई कि जल में रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन जल से कम मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्यों ज़्यादा मात्रा में स्थल रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन चाहिए? तो स्थलीय जीव जंतु वातावरण की ऑक्सीजन का सीधा सीधा उपयोग कर लेते हैं भाई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्वसन नली के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। किसके में? वातावरण के में। और वातावरण से सीधी सीधी ऑक्सीजन उनके शरीर में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। जबकि जल में रहने वाले जीव जंतु जल के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन का सीधा सीधा उपयोग करते हैं। चूंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए जल में रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। किसकी तुलना में? स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं की तुलना में। तो यही था हमारा क्वेश्चन कि श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जल में रहने वाले जीव जंतुओं की तुलना में स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं को किस तरीके से फायदा होता है। तो ये था क्वेश्चन हमारा। तो स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं को ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की को वर्कआउट भी ज़्यादा करना पड़ता है और वर्कआउट ज़्यादा करने के लिए, शरीर को ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं को ही प्राप्त होती है। क्लियर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब वही आदान प्रदान। गैसों का क्या करना है भाई? आदान प्रदान। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस, फुफ्फुस मीन्स फेफड़े, फुफ्फुस मीन्स फेफड़े। गैसों का विनिमय करने के लिए मानव के फेफड़ों में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? भाई मानव के फेफड़ों की यदि लंग्स की यदि बात करें तो ये लंग्स स्पंज के आकार के होते हैं, फैलते सिकुड़ते रहते हैं। जैसे ही सांस अंदर ली जाती है, इनके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, तो ये क्या होती है? फैलते हैं। फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सिकुड़ते रहते हैं। तो इनके क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा रखा गया है। क्यों? क्योंकि जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रहण कर सके वातावरण से? ऑक्सीजन। और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा पाएंगे। तो फेफड़ों के अंदर कई छोटी छोटी श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये श्वसन नलिकाएं बहुत छोटे छोटे गुब्बारे के समान संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे गुब्बारे के समान। जैसे कि ऐसी छोटी छोटी सी संरचना, इनको हम क्या कहते हैं भाई? श्वसन नलिकाएं कहते हैं। और ये कूपिकाओं में जाकर खुलती हैं। इन कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है। जैसे किसी एक कूपिका को अपन उठा ले तो ये रही भाई, और इनकी ये भित्ति है, दीवार है, ये क्या होती है? बहुत पतली होती है।
जो कि रुधिर केशिकाओं से घिरी होती है। चारों तरफ से इनके संपर्क में कौन है भाई? रुधिर केशिकाएं, जिसको हम धमनी और स्राएं कहेंगे, उनसे घिरी होती हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ तक कूपिकाएं पाई जाती हैं, जो कि लगभग 100 वर्ग मीटर की सतह का क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। तो इतनी सारी कूपिकाएं होने के बाद फेफड़ों से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम कोशिका तक पहुंचा सकें। तो ये था क्वेश्चन हमारा क्या गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो फेफड़ों में कई छोटी छोटी श्वसन नलिकाएं होती हैं। ये श्वसन नलिकाएं बहुत छोटे छोटे गुब्बारे के नुमा संरचनाएं होती हैं, जो कि कहाँ जाके खुलती हैं भाई? फेफड़ों में, कूपिकाओं में, जो कि चारों ओर से किससे घिरी रहती हैं? रुधिर केशिकाओं से। और दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं पाई जाती हैं, जो कि लगभग 100 वर्ग मीटर की सतह का क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। ठीक है भाई क्वेश्चन? यस। अगला छोटा सा एक क्वेश्चन कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र बोले तो वही परिवहन, जैसे कि हमने तो पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में परिवहन करने के लिए, गैसों का परिवहन करने के लिए अलग से संरचना है। रक्त का परिवहन करने के लिए धमनी है, शिराएं हैं, और हृदय के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में किसको भेजा जाता है? खून को भेजा जाता है। तो क्या ऐसी कोई संरचना पेड़ पौधों के अंदर भी पाई जाती है? तो अपन बात कर रहे हैं उच्च पादपों की। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो भाई पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक को कहते हैं भाई हम जाइलम, और एक को कहते हैं हम फ्लोएम। पेड़ पौधों में जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। भोजन का परिवहन होता है। ये 2 ऊतकों के द्वारा पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता है, जल और खनिज लवण। ठीक है। तो पेड़ पौधों के अंदर, उनके तने में, उनकी जड़ों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं भाई, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम क्या करेगा भाई? ये रहा अपना पौधा, ये रही क्या? जड़ें। जाइलम जड़ों के माध्यम से पानी के छोटे छोटे अणुओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और पौधों के विभिन्न भागों तक इस जल को क्या करेगा? पहुंचाएगा। क्यों? पेड़ पौधों की पत्तियों तक पानी को पहुंचाना है, तभी जाके हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए? जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जल पेड़ पौधों को कहां से मिलेगा? जड़ों से। जड़ें किसके माध्यम से जल को पत्तियों तक पहुंचाएंगी? तो भाई जाइलम। और साथ में जल के साथ जाएंगे क्या? खनिज लवण। तो ये खनिज लवण और जल जाइलम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम कहाँ मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा हमें पत्तियों के अंदर। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ हो रही है? पत्तियों में। और पत्तियों में मिलेगा हमें क्या? फ्लोएम। और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण हुआ है, उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि जड़ों तक भेजने का काम किसका है भाई? फ्लोएम का। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। शॉर्ट में याद रखने के लिए, जा से जाइलम और जा से जल, तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन, फा से फ्लोएम और फा से फूड, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो इस तरीके से उच्च संगठित पादपों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का, जल का, खनिज लवण का जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है? परिवहन होता है।
अगला क्वेश्चन, मानव के वहन तंत्र के घटक क्या हैं भाई, नाम बताना है। तो अभी जिसी तरीके से क्वेश्चन पेड़ पौधों के अंदर था कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं, उसी तरीके से एक मानव के शरीर में तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से शरीर में दूसरे स्थान तक भेजना है। तो इसके लिए मानव के शरीर में संरचनाएं जैसे कि रुधिर, जिसे हम कह रहे हैं क्या, रक्त, लसिका, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं में हम धमनियां और सिराएं, और धमनियों और सिराओं से भी और छोटी छोटी पतली कोई नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम केशिका कहते हैं। तो मेन रूप से तो धमनी और सिरा जो कि रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं। रुधिर वाहिकाएं तीन तरीके की हैं, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। भाई फिर केशिकाएं कहाँ मिलेंगी, केशिका कहाँ मिलेंगी, जिस जगह पर धमनी और सिराएं आपस में मिलती हैं उस जगह पर पतली पतली धागेनुमा संरचनाएं होंगी जिन्हें हम क्या नाम देंगे, केशिकाएं नाम देंगे। तो मानव के शरीर में वहन तंत्र के घटक हैं, सबसे पहले तो रक्त, उसके बाद लसिका, अगला हृदय और अगला है रुधिर वाहिकाएं। इस पूरे सिस्टम के माध्यम से मानव के शरीर में विभिन्न विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, वहन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो नाम याद रखना, रुधिर, लसिका, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं तीन तरीके की, धमनियां और सिराएं और केशिका। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि रक्त में पाई जाने वाली रक्त में पाई जाने वाली रक्त में पाई जाने वाली विभिन्न कणिकाओं के नाम तथा उनका एक एक कार्य लिख लीजिए। भाई विभिन्न प्रकार की कणिकाएं, कणिकाएं बोले तो कार्पसल्स या आप कह सकते हो कोशिकाएं। जैसे कि रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम तथा उनका एक एक कार्य। तो रक्त के अंदर तीन तरीके की कणिकाएं या कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है हमारी क्या, आरबीसी, दूसरी है हमारी क्या, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है हमारी क्या, प्लेटलेट्स। ये तीन तरीके की कोशिकाएं हमारे रक्त के अंदर पाई जाती हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और तीसरी हमारी क्या, प्लेटलेट्स। अब इनके बताने हमें क्या काम, कि इनका काम क्या है। भाई आरबीसी का काम क्या है कि इसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। अब बात करें कि सर ऑक्सीजन का परिवहन तो अभी हमने किया था, तो इसी आरबीसी के अंदर मिलेगा हमें क्या, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उस ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी के द्वारा क्या किया जाता है। भाई आरबीसी के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। दूसरी बात करें डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, ये शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को क्या करती हैं भाई, नष्ट करती हैं। जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार बनाकर उस जीव जंतु को क्या कर देती हैं, या उस जीवाणु को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। अर्थात हमारी प्रतिरक्षा को क्या करती हैं भाई, बनाए रखती हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षी क्षमता कहलाती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी हमारी काय से बनेगी, डब्ल्यूबीसी से। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि ये शरीर के अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस यदि प्रवेश कर जाता है तो उस बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने का काम किसका है भाई, डब्ल्यूबीसी का। और साथ में शरीर की क्या बनाए रखेंगी,
इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। तो दोनों का काम क्या है? आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाएगा और डब्ल्यूबीसी के द्वारा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाएगा और शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखा जाएगा। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है कि वातावरण में यदि कोई रोग फैला है और वो रोग यदि हमें कम बीमार कर रहा है या हम उससे बीमार नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी क्या है? बहुत अच्छी है। बात करते हैं प्लेटलेट्स। अगली सेल क्या है? प्लेटलेट्स। इस सेल का काम है कि ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जब कभी हमारे यहाँ चोट लग जाती है, मान लो कहीं पे हमारे यहाँ चोट लग गई यहाँ से, और यहाँ से रक्त क्या निकलने लगता है? बाहर निकलने लगता है। और रक्त के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो जिस जगह पे हमें चोट लगी है उस जगह पर ये प्लेटलेट्स एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं, जालनुमा संरचना बना लेती हैं। और इस जालनुमा संरचना में से आरबीसी नहीं निकल पाती हैं। तो धीरे धीरे अपन कहते हैं कि ब्लड निकलना क्या हो गया? बंद। और यहाँ पे रक्त का एक क्लॉट जम जाता है। तो ये रक्त का थक्का जमाने में क्या होती हैं भाई? सहायक होती हैं, जिससे 2 या 3 मिनट के अंदर, जैसे ही हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो रक्त का क्या बन जाता है? वहाँ पे थक्का बन जाता है। तो ये थक्का बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 तरीके की कोशिकाएं थी हमारे शरीर में। कौन कौन सी? रक्त में पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इनके माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज की क्लास के, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिस क्लास में हम, जो आपकी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे आपसे। और अगली अपनी क्लास लेने के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों? जिससे कि आपको जो भी नई कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।